प्रकाश झा की एक फिल्म आई थी राजनीति और उसका एक महत्वपूर्ण डायलॉग था, करारा जवाब मिलेगा। सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी करारा जवाब देंगे तेजस्वी यादव को। इस वक्त खुद हमारे साथ मुकेश साहनी है। क्या इस चुनाव में 2020 में करारा जवाब मिलेगा तेजस्वी यादव को? निश्चित तौर पे जो व्यक्ति गलत करेगा समाज के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, उनको जवाब जनता देंगे, क्योंकि हम जो राजनीति कर रहे हैं जनता को सेवा करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, एक अपना विजन है जो जनता के बीच में रखेंगे और जनता को सेवा करेंगे। और वहाँ पे अगर किसी के साथ चीटिंग कीजिएगा, चाहे जनता हो या अपने सहयोगी दल हो, तो निश्चित तौर पे आपको करारा जवाब मिलेगा। और मेरा मानना है कि ये 2020 के चुनाव में निश्चित तौर पे उनका जो सपना है वो सपना रह जाएगा। मतलब वो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं तेजस्वी? निश्चित तौर पर नहीं बनेंगे। हम तो बहुत कोशिश कर रहे थे कि बना लेंगे। हम अपनी ताकत का एहसास करा के, बिहार में हमारे पास 15% वोट बैंक है और मैंने 2019 के उपचुनाव में ला के दिखा भी दिया था। और मैं कोशिश करता था कि अगर हम सही तरीके से काम करेंगे तो शायद ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि मेरा मानना था कि मेरे पिताजी तो विरासत में हमको इतनी बड़ी पार्टी तो दिया नहीं, हमने तो संघर्ष करके ये पार्टी को यहाँ तक लाए। महागठबंधन में आप पहले दल के नेता थे जिन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री का पद का उम्मीदवार तेजस्वी यादव। जी हाँ, निश्चित तौर पे हमें पहले से पता था कि विरासत में उनको एक पॉलिटिकल पार्टी मिला है, उस पार्टी का राजकुमार है, तो निश्चित तौर पे लालू जी कभी ऐसा गलती नहीं करेगा कि दूसरे को राजकुमार बनाएगा, दूसरे को सीएम बनाएगा। मुझे पहले से पता था कि तेजस्वी प्रसाद यादव को ही सीएम मानेंगे, तो मुझे उस पर ज़्यादा डिस्कशन क्या करना। जब गठबंधन में है, जब उनके अगर सहमति है लालू जी का, तो फिर उसमें मेरे को सोचना क्यों? क्योंकि उनका इतिहास अगर देख लीजिए तो जब लालू जी को जेल जाना था तो जब जेल जा रहे थे तो अपने धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री राबड़ी जी को बना दिए, जबकि उनके पार्टी में एक से एक समझदार थे, कद्दावर नेता थे जो बिहार को लीड कर सकते थे, लेकिन उनको नहीं चलाया। जिनको कुछ नहीं बोलना था उनको सिर्फ साइन करने के लिए, अंगूठा लगाने के लिए। मतलब लालू यादव तो परिवार को लेकर चलते थे, लेकिन तेजस्वी यादव परिवार को लेकर भी नहीं चल रहे। निश्चित तौर पे यही सोचने वाली बात है, वो परिवार को लेकर चले, लेकिन राजनीति में कोई भी सिर्फ अपने परिवार को लेकर नहीं चलना। उनके लिए 12 करोड़ का जनता बिहार का, सब उनके लिए परिवार होता है। तो लालू जी को भी पूरे बिहार के लिए चलना चाहिए था, और मेरा मानना है कि बहुत हद तक चले भी थे, लेकिन राजनीति में पावर की बात हुआ तो वो घर तक ही सीमित रख लिए, जबकि उस समय में उनको बिहार में बहुत सारे उनके पार्टी में लोग थे, उनको देना चाहिए था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को दबा के रखना चाहते हैं? हम देख रहे हैं ना, क्योंकि मेरा आना जाना होता है, मैं देखता हूँ। कल भी मैं 12:30 बजे मैं बंगला पे पहुँचा और मैं तेज प्रताप जी से मैं मिला भी, बहुत अच्छे बातचीत हुआ, हम लोग साथ में बैठे, फिर आपस में उन लोगों का कुछ बात हुआ। मुझे लगता है कि उसके बाद तेज प्रताप जी चले गए। उसके बाद हम टीवी में देखने लगे कि अचानक तबीयत खराब हुआ। मैं वहाँ पे पूछा कि क्या हुआ, बोला ऐसा कुछ नहीं, डॉक्टर आ रहा तो ऐसे टीवी पे चल जा रहा है। तो बाद में पता चला कि वो कुछ कैंडिडेट का नाम पे बात कर रहे हैं कि उनको देना है, तो शायद उस पर सहमति नहीं बन रहा है, तो वो नाराज हो गए कि हमको नहीं जाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इस तरीके से टीवी में चल रहा है कि नहीं जाएंगे, तबीयत खराब है। तो फिर उसको डैमेज कंट्रोल के लिए फिर तेजस्वी 1 घंटा 1.5 घंटा उनके साथ बैठ के जो भी आपस में सहमति बना होगा, मुझे नहीं मालूम, उनके आपस की बात होगा। तो उसके बाद फिर आधे घंटे के बाद हमारे पास भी आए, फिर मिले, और फिर उसके बाद फिर हम लोग साथ में वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। तो सिर्फ ये उनको नहीं आना था, क्योंकि अब 2-3 सीट में उनको आप उनकी बात नहीं मान रहे, तो आपस में आप अपने घर को, परिवार को लेकर नहीं चलना चाहते हैं, तो गठबंधन को लेकर अब क्या चलिएगा? ये बताइए, आपको कब एहसास हुआ कि मेरे साथ धोखा हुआ? क्योंकि आप 10 बजे से वहां पर बैठे हुए थे, 12:30 बजे से आप बैठे हुए थे, उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंचे। कब आपको एहसास हुआ कि मेरे साथ धोखा हो गया और ये नहीं होना चाहिए? मुझे 4:15 20 मिनट के आसपास में हमारे पास आए और हमें लास्ट में ये बोलते हैं कि घोषणा तो कर रहे हैं, लेकिन आपका नंबर हम नहीं घोषणा करेंगे। तो हम अचानक शॉक हो गए कि ऐसा क्यों, जब सब चीज़ बात हो गया तो क्यों नहीं करिएगा? तो उन्होंने बोला कि कल कर लेते हैं, 1 रोज़ का समय मांगा और कल कर लेंगे। तो हमने बोला ठीक है, गठबंधन में तो इतना भरोसा कर ही सकते हैं। बोला ठीक है, डिप्टी सीएम का आप घोषणा कर दीजिए। जो डिप्टी सीएम, जब सीएम का चेहरा घोषणा हो रहा था, एक अति पिछड़ा का बेटा का आप डिप्टी सीएम घोषणा करवा लीजिए। तो नहीं, ये भी कल कर लेंगे और आज नहीं करेंगे। तो जैसे ये शब्द बोला तो मुझे मन में डाउट हो गया कि हम भी तो दूध पीने वाला बच्चे नहीं, हम समझ गए कि इनके मन में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे? तब मैंने वहाँ पे निर्णय लिया कि नहीं ठीक है, कल तक देख लेते हैं, और फिर मैं वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आया हूँ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने सब चीज़ का घोषणा कर दिया और फिर बाद में बताया कि हमारे लिए कल मतलब करेंगे, लेकिन 2-3 दिन के बाद,
जब 2-3 दिन की बात हमने सुना तो मुझे लगा कि ये तो निश्चित तौर पे गलत कर रहा है, क्योंकि जब हमारे पहले चरण का लास्ट मोमेंट आ जाएगा और सारे गठबंधन के रूपरेखा तय हो जाएगा, हर पॉलिटिकल पार्टी मोर्चा अगर हर तरह का, तो फिर उस समय में ये मेरे पास कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और मुझे लगता है कि उस समय मेरे पास एक ही विकल्प होगा कि ये जो बोलेंगे वही सुनना है, या नहीं तो 243 जगह लड़ना है। आपको लगता है ये पूरे साजिश के तहत ऐसा किया? साजिश के तहत हुआ, और आज तो पूरा स्पष्ट हो गया कि उन्होंने माले को नंबर के साथ साथ सीट भी अलॉट कर दिया, कांग्रेस को नंबर के साथ साथ सीट भी अलॉट कर दिया। मुझे तो सीट का जगह तक नहीं बात हुआ, हम तो इंतजार कर रहे थे कि नंबर एक बार होगा उसके बाद सीट पे बैठेंगे कि कौन सा सीट पे कौन लड़ेंगे। ठीक है, हम तो ये इस तो मुकेश सहनी के साथ ऐसा क्यों हुआ? मुकेश सहनी से क्या एलर्जी थी तेजस्वी को? एक तो वो मानते हैं कि एक बिहार में अति पिछड़ा का बड़ा संख्या है, और अति पिछड़ा में कर्पूरी आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के बाद बिहार में ये विरासत को कोई आगे लेके चलने का काम कर रहा। तो मैं एक निषाद परिवार से, मल्ला परिवार से आता हूँ, अब मैं मजबूती से आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, और उनको लग रहा है कि ये अगर वोट बैंक अगर इनके साथ आ जाता है, क्योंकि वो भी पिछड़ी राजनीति कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर उनको लगता है कि ये आदमी अगर अपने आप में आगे बढ़ जाएगा तो भविष्य के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। तो इसको अभी हम ठिकाना कैसे लगाएंगे, वो रणनीति के तहत उन्होंने ये सोच समझ के ये रणनीति बना रहा है। ये मेरे साथ ही नहीं, आपने देखा लोकसभा चुनाव में भी कन्हैया के लिए एक सीट नहीं छोड़ा। हमने उस समय में बोला कि आप ये सीट हमको दे दो बेगूसराय, और हम लड़ा देते कन्हैया को अपने सिंबल से। तो वो बोला क्या बात कर रहे हैं आप भी, तो मैंने चलो जाने दो, मतलब एक सीट आप कन्हैया को चिराग पासवान से भी एलर्जी? उनको उससे भी एलर्जी है। आज एक मोर्चा बन सकता था, बढ़िया बड़ा मोर्चा बन सकता था, उसके लिए आपको त्याग करना, लेकिन आपको ही मुख्यमंत्री बनना है। जैसे लग रहा है कि आप लालू जी का बेटा है तो आप ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बिहार में जितने भी बेटा है, बिहार का बिहारी बेटा है, वो सब इस लायक नहीं है, सिर्फ आप ही एक लायक हो कि आप ही मुख्यमंत्री बनो, और दूसरा 2019 में भी आपके साथ धोखा हुआ था, आपको 3 सीटें लोकसभा में दी गई थी। निश्चित तौर पे 2019 में भी हमारे साथ धोखा हुआ। आपने देखा कि जो दरभंगा मेरा गृह जिला है, वहाँ पे मुझे लड़ना था, बात भी हुआ, वहाँ पे कार्यक्रम भी क्यों हमने बहुत किया, और उसके बाद लास्ट मोमेंट पे हमें खगड़िया का सीट अलॉट करा दिया जा रहा है। और फिर हम उस समय में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, फिर हम खगड़िया चले जाते। फिर मधुबनी में हमको ज़बरदस्ती सीट दिया जाता है, जहाँ पे कांग्रेस को लेना था, शकील अहमद जी को लड़ाना था या फातमी साहब को लड़ाना था, वो ज़बरदस्ती सीट दे देता। फिर उसका कारण होता कि सब विद्रोह कर देते हैं, मेरे पास कैंडिडेट नहीं होता, हम जो कैंडिडेट चाहते उनको नहीं लड़ाते, वो अपना कैंडिडेट दे देते हैं, तो भी हम एडजस्ट कर लेते कि चलो ठीक है लड़ा लेते। तो ये सारे चीज़ें वहाँ पे भी हुआ था, लेकिन मैं क्या ऑप्शन होना चाहिए आपके पास, तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं, आगे बढ़ना है, थोड़ा स्लो ही सही लेकिन आगे बढ़ने का कोशिश करते। तो हर समय उन्होंने मेरे साथ चीट करते रहा। उपचुनाव का समय हुआ, जब एनडीए का सिटिंग सीट था, तो वहाँ पे जब 4 सीट खाली हुआ तो 4 पार्टी है, 4 लड़ना चाहिए। अब वहाँ पे भी चारों सीट पर खुद बगैर पूछे बगैर समझे हुए कैंडिडेट लॉन्च कर दिया। आप ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव से अच्छे हैं तेज प्रताप यादव, ऐसा क्यों लगता है आपको? अच्छे नहीं, व्यवहारिक तौर पे अच्छे हैं। आप लोगों ने पूछा कि कभी राष्ट्रीय जनता दल में दोबारा जा सकते हैं, तो हमने कहा कि नेतृत्व अगर बदलेंगे, मैंने तेज प्रताप जी से बहुत ज़्यादा नहीं मिला हूँ, लेकिन जितना बार भी मिला हूँ तो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, बात करते रिस्पेक्ट के साथ चलते हैं, मन में छल कपट भी नहीं रखते हैं। और मुझे लगता है कि नेतृत्व अगर कभी भविष्य में बदला जाए, तो राजनीति कर रहे हैं, समाज को सेवा के लिए कर रहे हैं, तो अगर ऐसी कोई नौबत आएगा, तो अगर तेजस्वी की जगह तेज प्रताप होंगे तो निश्चित तौर पे एक बार मैं भरोसा कर सकता हूं। क्योंकि अभी इन पे तो भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो अभी हमारे पीठ में खंजर भोंका, अभी ऐसे मुकाम पे ला के छोड़ दिया कि हम कोई प्लान भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूँ, मल्ला का बेटा हूँ, हमेशा नदी में उड़ते मतलब बहते नदी के साथ नहीं चलते, उल्टे हम लोग बहाव में। कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ, मुकेश सहनी ने जो कुछ किया, ये स्क्रिप्टेड था, पहले से तय था कि ऐसा वो करेंगे, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच के ऐसा करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर निकल जाएंगे। देखिए, तेजस्वी जी को तो हमने तो नहीं बोला था एक नंबर नहीं घोषणा कीजिए, गलती कहाँ से स्टार्ट हुआ, नंबर उन्होंने घोषणा किया, सब सहयोगी किया, मेरा नहीं किया। अब बताइए, मैंने उनके मुंह पे सेलो टेप, मतलब ऐसा है कि मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव पहले से कॉन्फिडेंस में ले लिए थे कि आपको हम बाद में सीटें देंगे? ये आते समय हुआ, और मेरे पास गाड़ी में बैठे और आते समय हुआ, बोला कल करेंगे, तो कल के लिए मैं राजी हो गया कि ठीक है, कल की बात है, तो शाम 5 बज रहा है, सुबह होने में 12-14 घंटे की बात है, इतना में हम एडजस्टमेंट कर लेंगे, कल सुबह तक की बात होगा तो समझ में आता है। जब उन्होंने 2-3 दिन की बात किया, तब मुझे समस्या नजर आया कि ये हमारे साथ चीटिंग किया, और तब मैंने तब भी मिनटों में मैंने डिसीजन लिया कि ऐसे गठबंधन में नहीं रहना, ये मेरे साथ चीटिंग कर रहा। क्योंकि मेरे
गाड़ी में आते समय मेरे मन में हजारों तरह का सवाल उठ रहा था कि शायद ये मेरे साथ चीटिंग करना चाह रहा है। उन्होंने मेरे देखा कि सिमरी बख्तियारपुर में मैं जब अकेले लड़ गया उपचुनाव, तो वहां पे सीधा इनको फायदा मिल गया, क्योंकि हम 25-26 हजार वोट मैंने अति पिछड़ा को काट लिया, तो वहां पे माननीय नीतीश कुमार जी का कैंडिडेट जेडीयू का, वहां पे 15,000 वोट से चुनाव हार गए। तो उन्होंने देखा कि इनका वोट अगर ये खींच लेते तो हर जगह इंडिया हारेंगे, तो लास्ट मोमेंट पे ऐसा छोड़ेंगे ताकि हर जगह से ये अपना वोट काटेंगे और इनका पार्टी का नाम भी हो जाएगा वोट कटुआ, और हम हर जगह चुनाव भी जीत लेंगे और बिहार में सीएम बन जाएंगे। तो अब ऐसी कोई संभावना कि मुकेश सहनी बीजेपी के साथ जा सकते हैं? नहीं, अभी हमारे साथ ऐसा कोई बातचीत नहीं है। हम अभी छोटे छोटे जितने भी साथी लोग हैं, उपेंद्र जी हैं या पप्पू जी हैं, ऐसे ऐसे जगह पे और भी बहुत सारे पार्टी है, वहाँ यशवंत सिन्हा साहब वगैरह सबके तरफ से बातचीत चल रही है, और मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा तीसरा मोर्चा का आकार ले, और ऐसे अगर नौबत होगा तो हम वहाँ पे लड़ना चाहेंगे, गठबंधन के साथ रहेंगे। और अभी तो मेरा एक ही है कि बिहार का सेवा करना, बिहार के लिए संघर्ष करना, और तेजस्वी प्रसाद यादव जो हमारे साथ पीठ में खंजर भोंका, उसको उनको एहसास कराना कि आपने एक पिछड़ा के बेटा के साथ गलती किया, और पूरा बिहार का पिछड़ा के बेटा उनको इसका सबक सिखाएंगे। ये बताइए कि एक के बाद एक दल महागठबंधन से अलग हो गए, पहले मांझी जी चले गए, फिर कुशवाहा जी चले गए, फिर आप भी महागठबंधन छोड़ दिए, कारण केवल तेजस्वी यादव? निश्चित तौर पे आप देखिए, एक छोटा छोटा बात को लेके मांझी जी का क्या मांग था, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। सपना जो है तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का, ये कभी पूरा होगा? अगर ऐसा रणनीति रहा तो कभी नहीं होगा। रणनीति में बदलाव ले, हम किसी को क्यों शराब दे, उनमें अगर क्षमता होगा तो बन सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो अभी उनकी रणनीति है, रवैया है, क्योंकि कभी संघर्ष नहीं किए ना, मतलब वो उनको विरासत में मिला। हम लोग को तो पता है, मैंने 900 रुपये महीने पे नौकरी करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, रोज का 30 रुपया मजदूरी करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मुझे पता है कि संघर्ष क्या होता है। हम हर एक दूसरे नेतृत्व क्षमता आपको दिखता है तेजस्वी यादव? देखिए, काम करते करते सीखा जा सकता है। हम लोगों ने सोचा कि भले उनके पास अनुभव नहीं है, मेरे पास तो अनुभव है, उनके पार्टी में बहुत सारे लोग हैं उनके पास अनुभव है, तो ठीक है, जब राबड़ी जी अगर बिहार चला सकते हैं तो तेजस्वी तो चला ही सकते हैं। लेकिन आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पैसे का खेल हो रहा है, आरजेडी के अंदर उम्मीदवार को लेकर पैसे का खेल हो रहा है। जी हाँ, मैंने देखा, आप उनके एक एमएलसी है, आप देखते हैं कि डिस्को मान के नीचे में किस तरीके से पैसा पकड़ाया गया, चुनाव आयोग की तरफ से जब्त किया गया। मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि अलग अलग जगह पे, मतलब ये आरजेडी के अंदर हो रहा है कि पैसे लेकर हो रहा है। क्या खेल हो रहा है, क्या इसके साथ हो रहा है, ये मुझे नहीं मालूम है, मेरे सामने में नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है, और सबको समझ में आ रहा है, बिहार के लोगों को, हमने आंख से नहीं देखा, लेकिन ये सारा खेल हो रहा है, और मेरा मानना है कि ये सारी चीजें गलत हो रहा है। आप पार्टी में एक दिन भी काम नहीं किया, पार्टी के एक दिन का पदाधिकारी नहीं है, अचानक उनको आप राज्यसभा भेज देते हैं, विधानसभा का टिकट दे देते हैं, आप एमएलसी बना देते हैं, तो कहीं ना कहीं यही आरोप तो छोटी पार्टियों पर लगती है कि आप टिकट ले लेंगे और पैसे पर टिकट को भेज देंगे। देखिए, आरोप लग रहा है, लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पे आप उनको सिद्ध कीजिए। तो आज जो आप देख रहे हैं, आप लोगों को भी एहसास है, अभी हम लोगों तो लड़ाई नहीं है अभी तक चुनाव, हमारे पर कौन क्या एलिगेशन लगाएंगे, हम ना सत्ता में आए ना पावर में आए, कहीं पे कुछ नहीं, हम अपने संघर्ष के बल पे, हमारे लोगों के बल पे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आज मेरे पर क्या आरोप लगाएंगे? जो सत्ता पावर में है उन्हीं पे ये आरोप लगा सकता है, जो राज्यसभा भेजे हैं उन्हीं पे लगेंगे। आप राज्यसभा जैसे पद आप ऐसे अनोन आदमी को दे दीजिएगा तो क्या सिद्ध होगा? आप टिकट उसको दे दीजिएगा जो आपके पार्टी में एक दिन के लिए भी नहीं है, ऐसे अब क्या आरोप लगेगा? निश्चित रूप से तेजस्वी को अपने रवैये में सुधार लाना पड़ेगा। अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो उनका जो सपना है मुख्यमंत्री बनने का, यह कभी पूरा नहीं होगा। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।